आज इस लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर से, कितना कॉपर बचता है, कितना कंडक्शन द्वारा एनर्जी जाती है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से कौन किफायत है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है और क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है, कब यूज़ करा जाना चाहिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में लेके चलेंगे। साथ ही में लेके चलेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर काम करता है। मैं चंद्रप्रकाश स्वागत करता हूं आज आपका इस वीडियो में। देखिए ये 45 लेक्चर है और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मशीन चल रही है। इससे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर कर चुके हैं और कितना डिटेल में हम लोग चल रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करूं और आप लोग पूरा वीडियो देखते भी हैं। और मैं गारंटीड कह सकता हूं कि जो टॉपिक आप लोगों को दिक्कत में डालते हैं, जो आपको पता चलता है अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, सबसे बड़ी बात है आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से डिस्कस करके लेके चलता हूं पूरी वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने डाले थे वो आपके बेसिक मजबूत करने के लिए डाले थे कि पैसिव एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल बायलेटरल क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और ये लम्प्ड नेटवर्क आपका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत में ऑटो ट्रांसफॉर्मर को लेके क्या भी बताया हुआ है आप लोगों को। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को लेके मैंने शुरुआत में ये बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर देखा जाए तो तीन तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वाइंडिंग, कि इसमें वाइंडिंग कितनी यूज हो रही है। अगर सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो उसी का ही नाम ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग रखते हैं, मतलब एक ही वाइंडिंग होगी इस ट्रांसफॉर्मर में। ऑब्वियसली थोड़ा स्पेशल होता है, और क्या इसमें स्पेशल होता है देखेंगे, और क्या अंतर भी होता है बाकी ट्रांसफॉर्मरों से, बाकी मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से और थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से। आज हम इन दोनों के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर मतलब टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, और आज हम ये दोनों टॉपिक देख रहे हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। क्या क्या पेपर में इनसे पूछा जाता है ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग शुरू कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए अभी तक तो हम जो बात करते थे वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की करते थे, मतलब दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, दो वाइंडिंग होंगी ट्रांसफॉर्मर में जो कि मैग्नेटिकली आपस में अलग अलग रखी होंगी, ना कि साथ में जुड़ी होंगी। पर ये जो सिंगल फेज वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, मतलब कि जिसे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक ही वाइंडिंग यूज होती है। ये जो पूरी वाइंडिंग है कंप्लीटली, ये ऑब्वियसली एचवी साइड की वाइंडिंग होगी, क्योंकि जहां ज्यादा वाइंडिंग होगी वहां ज्यादा वोल्टेज होगा ही होगा। अब जब लो वोल्टेज वाइंडिंग हमको निकालनी होती है तो इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग निकालते हैं हम लोग टैपिंग लगा के। हम वाइंडिंग पर टैपिंग लगा देते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमको चाहिए, और आप लोगों को वो फॉर्मूला बिल्कुल ही पता है, NH/NL, मतलब हाई वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लो वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज साइड के वोल्टेज इज इक्वल्स टू EMF ऑफ हाई वोल्टेज साइड अपॉन EMF ऑफ LV साइड इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू दिस करंट, लो वोल्टेज साइड करंट एंड हाई वोल्टेज साइड करंट। अब इस पूरे रेशियो को हम लोग क्या भी नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नाम देते हैं, जो कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो मैं बोल रहा हूं, इस बात में थोड़ा सा जरा ध्यान आपको देना पड़ेगा, और यही खासियत है कि हम लोग अपने लेक्चर्स को बहुत डिटेलिंग में ले रहे हैं, इसीलिए ये इतना टाइम हम लोगों को लग भी रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की मैं बात करूं, याद रखिए ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। वो तो टर्न रेशियो होता है जो कि 1 से ज्यादा और 1 से कम हो जाता है। कई पेपरों में ये जो बात है ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाली, यार ये बात कई पेपरों में मैंने देखा है गलत ज्यादा दी रखी रहती है इन कंपैरेटिवली कि सही इसका आंसर दे के रखना।
वाइजैक का पेपर था, ये बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस की थी। जिन लोगों ने पता नहीं देखा है वीडियो वो ये बात समझ पाएंगे। मैंने वाइजैक का पेपर देखा, 2019 का जेई का पेपर था, आप लोग भी देखना। उस वाइजैक के पेपर में ये क्वेश्चन दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, वहां ऑप्शन में आपको मिल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अब भाई साहब उन लोगों ने, वाइजैक वालों ने आंसर क्या दे रखा है, लेस देन 1। तो जाहिर सी बात है मेरा स्टूडेंट जो पेपर में आंसर टिक लगाया था तो वो उसने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि सर मैं क्वेश्चन आया था और इन्होंने जो आंसर किया है उसमें गलत दे दिया। अब देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होते हैं। IEEE बोलती है, जो इंडियन इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स जो तय करती है IEEE, वो बोलती है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होता है। और ये बात सच भी है। वाइजैक वालों ने जब अपनी की रिवाइज करी तो ये आंसर उन्होंने दोबारा, जिन बच्चों ने ये भी आंसर लगाया था वो बोथ आंसर करेक्ट करे थे। मतलब जिन्होंने ये लगाया वो भी करेक्ट और जिन्होंने लेस देन लगाया वो भी करेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा होता ही नहीं है। दो आंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 भी कह रहे हैं ऑलवेज और ग्रेटर देन 1 भी कह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना कभी। भाई एक की वैल्यू की यहां हमेशा या तो 1 से ज्यादा हो सकती है या 1 से कम हो सकती है। वो तो टर्न रेशियो है जो उसकी वैल्यू स्टेप अप के लिए 1 से ज्यादा हो जाती है और स्टेप डाउन के लिए 1 से कम हो जाती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया वाइजैक वालों ने कि भाई तुम भी नंबर ले लो तुम भी नंबर ले लो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप, जो लोग स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स, वो हमेशा बोलती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। आप भी पेपर में यही लगा के आइएगा। कुछ आध पेपरों में गलत दे देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद सोचिए, अगर वो वाइजैक वाले आंसर की रिवाइज नहीं करते तो वो बच्चा तो मेरे को हमेशा सोचता कि सर ने आपने ये बताया तो ये ठीक नहीं था, बट जिस दिन उसके आंसर की रिवाइज आई तो तब उसको पता चला कि सर ने जो बात बताई थी वो गलत नहीं थी। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि क्या है कि झूठ ज्यादा लोग बोले तो सच को भी फिर बंदा झूठ ही करार दे दिया जाता है ना, और सच को कम लोग बोले तो फिर उसे झूठ मान लिया जाता है। मतलब झूठ अगर ज्यादा लोग बोले तो, मैं उल्टा बोल गया, झूठ अगर ज्यादा लोग बोले तो वो सच मान लिया जाता है कि नहीं यार ये सच है क्योंकि ज्यादा लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। यही तो चीज आपको चुननी है कि आपकी फैकल्टी आपको क्या परोस रही है, क्या पढ़ा रही है, कितने स्टैंडर्ड बुक्स वो फॉलो कर रहे हैं, कितने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप ऐप पर जाइए, वहां इतने आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड दोज सॉल्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर माय गाइडेंस ओनली। वो मैं ही पूरे उसका जो है सॉल्यूशंस मेरे ही पूरे चेकिंग के होके जाते हैं, बशर्ते कि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हुई हो। वो 99.9% एक्यूरेट रहता है। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहां से हम लोगों ने बात करी कि ग्रेटर देन 1 हमेशा बैठता है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मैं बात करूं, टैपिंग से ये लगा के यूज होता है। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हमें लो वाइंडिंग में चाहिए उतना हम ले लेते हैं। तो ये साइड हो गई LV साइड, और जाहिर सी बात है ये जो टर्न हो गई ये NLV हो गए, और ये जो टर्न हो गए वो NHV हो गए। अगर मैं N में टर्न्स को थोड़ा सा ब्लू पेन से बना दूं तो ये कितने हो गए, NLV हो गए, और ये पूरा जो हो गया वो NHV हो गया। मैं इसका नाम दे देता हूं A, B एंड C। अगर आप लोग देखें इसको, AC, AB एंड दिस AC इज द टोटल वाइंडिंग। ये पूरी एक वाइंडिंग है अपने आप में। जो वाइंडिंग है वो टोटल वाइंडिंग वो कितनी बैठेगी, A से C तक बैठेगी। A से B तक, देखिए डायग्राम दे के आपको ये पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है। A से B तक जो वाइंडिंग है वो सीरीज वाइंडिंग कहलाती है, सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। और आप देख ही रहे हैं B से C तक जो वाइंडिंग है वो ऑब्वियसली सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है। B से C तक जो वाइंडिंग है वो कौन सी है, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग है। तो आप लोग इतनी बात नोट करिए। चलिए, तो इस सेकेंडरी साइड वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग भी हम लोग बोल देते हैं, कॉमन वाइंडिंग भी हम लोग बोल देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग भी बोल देते हैं। अब आप बड़े ही ध्यान से यहां पे समझना है।
सबसे पहली बात, क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में ये बनता है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। अब इन दोनों ट्रांसफार्मरों में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कौन किसको कब इस्तेमाल किया जाता है, बात समझना एक एक करके। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ 400 टन हैं प्राइमरी पे, यहाँ 200 टन है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए यहाँ पर 600। टोटल नंबर ऑफ टन्स जो यहाँ बने वो बने 600। टोटल नंबर ऑफ टन्स यहाँ पे बने 600 बने। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहां पर मैंने एचवी साइड की वाइंडिंग करी तो मुझे यहां 600 टन चाहिए, 400 चाहिए। अब आप खुद देखिए यहां पर एचवी साइड का वोल्टेज कितना है 400, यहाँ एलवी साइड का वोल्टेज कितना है 200। तो मुझे अगर हाई वोल्टेज यहां पर लगाने हैं तो मुझे 400 वाइंडिंग चाहिए, मतलब 400 टन चाहिए यहां पे। और उन्हीं 400 टन में से मैंने अलग से 200 तो नहीं लगाया, 200 उसी में से टैपिंग ली है, तो इसका मतलब ये एनएलवी टन जो होंगे वो 200 टन रहे होंगे। तो यहां पर जो कुल मिलाकर नंबर ऑफ टन्स लगे वो कितने लगे 400 ही लगे, जबकि यहां पर 600 टन्स लग गए। मतलब ज्यादा कॉपर कहां यूज हो रहा है, कॉपर ज्यादा सेकंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कॉपर ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसका मतलब बड़ा ही साफ यहां से निकल के आ रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं। और वो क्या बात है, साफ निकल के क्या आ रहा है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ऑटो ट्रांसफार्मर में लेस कॉपर यूज हो रहा है, लेस कॉपर यूज। अब आप एक चीज देखिए, अगर कॉपर कम यूज हो रहा है तो ये बात तय है कि इसका रेजिस्टेंस कम बैठेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। क्यों? क्योंकि बड़ी ही सिंपल बात है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कम कॉपर यूज होने का मतलब कम लेंथ यूज होना, और कम लेंथ यूज होना मतलब रेजिस्टेंस का घटना। अब अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो I²R लॉसेस जो होंगे वो भी क्या होंगे, I² जो लॉसेस होंगे वो भी घटेंगे, वो भी रिड्यूस होंगे। अब जब I² लॉसेस रिड्यूस होंगे, बड़ी ही सिंपल बात यहां से निकल के आती है, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि लॉसेस कम हो रहे हैं। अब यहां से अगर मैं बात को लेके थोड़ा सा और आगे जाऊं, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, I² लॉसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बताया था, RPU cos phi प्लस माइनस, प्लस यूज होता है लैगिंग लोड के लिए प्लस होता है, और माइनस यूज होता है लीडिंग लोड के लिए, XPU sin phi। अब आप यहां से एक बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, RPU मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा। वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफार्मर का कम से कम होना चाहिए। उससे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी है, वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से पूरा आप देखिए वीडियो। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना ज्यादा कम होगा, भाई होगा क्या, हमारा तो आइडियली भाई मानना तो ये था आइडियली कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, हम तो कह रहे हैं आइडियली 0% होना चाहिए, पर फिर भी हमें कम अगर कोई चीज मिल रही, मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर ऐप जो हैं, गंदी आदतें हैं, वो 0% होनी चाहिए, बट फिर भी अगर कम दी है भगवान ने तो भी हम काफी हद तक सेफ है, ठीक है। तो वही चीज है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, 0% के कहीं ना कहीं ये वोल्टेज रेगुलेशन घटा रहा है। मतलब कौन, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करने से वोल्टेज रेगुलेशन घट रहे हैं। तो ये सारी चीजें एज एन क्वेश्चन आप लोगों के सामने परोस दी जाती हैं अलग अलग तरीके से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना आधे घंटा या जितने भी टाइम का वीडियो है आप उसमें बहुत सारे MCQs कवर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज है वो क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है, जो कि हमको चाहिए, यही तो चाहिए हमको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा लेके चलते हैं चीजों को। यहां वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज कम हो जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो जाहिर सी बात है यहां इससे फायदेमंद है टू वाइंडिंग से। बट अगर डिसएडवांटेज की मैं बात कर लूं, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात कर लूं, मतलब देखिए कोई भी इंसान हो या कोई भी डिवाइस हो, सारी अच्छाइयाँ एक ही में तो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी वरना हम यूँ बेवफा ना होते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना हम यूँ बेवफा ना होते। तो समझिए आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको बेवफा बनना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, अदरवाइज क्या होगा, फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हमारा एग्जाम नहीं निकला, फिर आप ये कहते फिरोगे। इसीलिए आपको बेवफा होना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए रादर देन फोन पर लगे रहने के लिए। तो बहुत लोग जो भटक रहे हैं, मैं आपको बता दूं, टाइम वेस्ट मत करिए, जितना आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए, गलतियां अपनी निकालना सीखिए, और अगर आप गलतियां निकालना सीखेंगे तो बिल्कुल विश्वास मानिए
कि वही गलतियां आप पेपर में करने से बचेंगे, याद रखिए। चलिए, डिसएडवांटेज क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का? डिसएडवांटेज ये है कि देखिए यहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। यहां ये दोनों चुंबकीय रूप से अलग है, चुंबकीय रूप से ही जुड़े हुए हैं, मतलब इसका फ्लक्स इसको लिंक करता है तो यहां ईएमएफ बनता है। इलेक्ट्रिकली अलग है, चुंबकीय रूप से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिकली अलग है। बट यहां पर देखिए ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है, तो फ्लक्स से तो जुड़े ही जुड़े हैं, साथ में ये कैसे भी जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रिकली। मतलब अब ये वाइंडिंग जो है आपकी एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग में एक कनेक्शन बन गया है जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ रहा है इलेक्ट्रिकली। तो अब होगा क्या, यहां से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये देखो जो वाइंडिंग है, ये जो पूरी वाइंडिंग है आप देख रहे हैं, पूरी वाइंडिंग। अब ये जो पूरी वाइंडिंग है ना भाई, ये पूरी वाइंडिंग क्या कर रही है, ये पूरी वाइंडिंग जो है ये दो तरीके से कनेक्शन बना रही है। यहां पे कनेक्शन कैसा है, ओनली मैग्नेटिक, मतलब चुंबक के द्वारा ही कनेक्शन बनना है। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां कनेक्शन कैसे बनना है, दो तरीके से कनेक्शन बनना है। यहां पर कैसा, मैग्नेटिक तो बन ही रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी बनना है। मतलब दोनों एक दूसरे से चुंबक से तो जुड़े ही हैं, मतलब फ्लक्स के द्वारा तो जुड़े ही हैं, साथ में क्योंकि तार आपस में जुड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली भी जुड़े हैं। तो याद रखिए दो तरीके से ऊर्जा का प्रभाव, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी। वो पेपर में पूछता है। जो मैग्नेटिक के रूप में होता है, फ्लक्स के रूप में होता है, हम उसे बोलते हैं बाय इंडक्शन मेथड द्वारा, मतलब इंडक्शन के द्वारा ऊर्जा का प्रभाव होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। और जो इलेक्ट्रिकल के द्वारा होता है हम उसे बोलते हैं बाय कंडक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर से जुड़ी कुछ बातें। खत्म अभी नहीं हुआ है, आप इसको उतार लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो देखिए मैंने डिसएडवांटेज अभी नहीं बताया है, डिसएडवांटेज मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डिसएडवांटेज क्या है समझिए। अगर मान लीजिए प्राइमरी साइड पे कोई फॉल्ट होता है तो यहां से फॉल्ट करंट फ्लो करके अब चांसेस बन गए हैं कि वो फॉल्ट करंट सेकेंडरी साइड पर भी चला जाए। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, पहले क्या था कि अगर प्राइमरी साइड पे कोई फॉल्ट हुआ तो वो सेकेंडरी साइड तो जा ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों अलग हैं। जबकि यहाँ दोनों जुड़े हैं तो फॉल्ट करंट यहाँ से यहाँ 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा, मिनट 2 मिनट भी नहीं, सेकेंडों में ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी, जिससे पूरा लोड पर खराब होने का असर पड़ सकता है। मतलब अगर मैंने मान लीजिए यहाँ लोड लगाया और यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे फॉल्ट की वजह से लोड फूक जाएगा आपका, जो कि गलत बात है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ अगर लोड लगा है तो ये बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ फॉल्ट करंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कुछ अच्छाई हैं, कुछ बुराइयां हैं। अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ से जुड़ा हुआ पूछा जाता है वो क्या है समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस बात को जानिए कि एक बार मैंने आपको बताया लेस कॉपर इज यूज्ड, लेस यू इज यूज्ड। भाई कॉपर कम यूज होता है, ये बात आप लोगों ने जानी ही है। अब जब कम कॉपर यूज हो रहा है इसका मतलब कॉपर सेविंग हो रही है। पेपर में आपसे पूछते हैं कॉपर परसेंटेज सेविंग, और वो आपको निकालना होता है A × 10। आपसे पेपर में पूछते हैं, याद रखिएगा इस बात का मैं बड़ा ही यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि A > 1 होना चाहिए। याद रखिए, A > 1 नहीं हुआ ना तो भाई पंगा हो जाएगा बहुत बड़ा। मतलब कहने का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है क्वेश्चन में आपको। याद रखिए, मान लीजिए आपको 200/400 ट्रांसफॉर्मर वोल्ट का दिया हुआ है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या निकालेंगे, 400/2 करेंगे। क्यों 400/200 करेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि A जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ऐसे करके आपको चीजें निकालनी है, ठीक है। चलिए अब यहां जो कॉपर परसेंटेज सेविंग है, मतलब कितना परसेंट कॉपर सेव हो रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, 1/A × 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। एक छोटी सी बात मैं कर देता हूं, इफ अगर A बिल्कुल लगभग 1.1 है, लगभग बिल्कुल 1.1 है, और 1.1 कब होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 200/300 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है मान लो, सॉरी 270/270 वोल्ट मान लीजिए, तो लगभग ये 1.1 बैठेगा।
तो अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 है तो अब आप देखिए 1/1.1 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। नब्बे परसेंट, आप देख रहे हैं 90% तक कॉपर बचेगा। मतलब इसका क्या निकल रहा है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है 300/270 वोल्ट का और आप 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करें और आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करें, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जब आप बनाएंगे इसका तो 90% कॉपर बचा लेगा इसके कंपैरेटिवली। 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपैरेटिवली ऑटो ट्रांसफॉर्मर में 90% कम कॉपर लगेगा। इतना कॉपर सेव हो रहा है, याद रखना। 90% कॉपर लगेगा नहीं, 90% कॉपर बचेगा, सेव हो रहा है, बचेगा 90%। अगर उसमें 1 किलो कॉपर यूज होता था तो इसमें पता है केवल 10 ग्राम कॉपर यूज होगा इसमें, क्योंकि 90% सेव हो रहा है। याद रखिए, इस बात का नोट करके लिखिए, जितना ए मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर कब यूज होता है, ये क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू ये पीछे जाता है। इन विच कंडीशंस, इन विच बेस्ट कंडीशंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूजेज इज प्रेफर्ड, कौन सी सबसे अधिक कंडीशन में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज हम प्रेफर करते हैं यूज करना। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो यूज है वो कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं जब तब ए लगभग नियर टू 1 हो। कब? नियर टू 1 हो, याद रखना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जितना 1 के करीब होगा उतना ज्यादा हम ऐसे ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, 11,000 वोल्ट स्लैश 220 वोल्ट मान लीजिए, ये मैं वोल्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां तो जो, अब आप देखिए यहां जो ए आएगा वो कितना आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, और जो कि बहुत ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां हमारा कॉपर उतना नहीं बचेगा जितना कॉपर 1 के करीब आने पर बच रहा था ए की वैल्यू। यहां ए की वैल्यू तो 1 से ज्यादा आएगी। तो यही मैं कह रहा हूं, जितना ज्यादा आपका वोल्टेज कुछ ए की वैल्यू 1 के करीब देगा, जितनी ज्यादा 1 के करीब देगा उतना ज्यादा हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज होना बन जाता है, वैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर ज्यादा बचने लगता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है ये, प्राइमरी से सेकेंडरी, कंडक्शन और इंडक्शन द्वारा। तो बात करेंगे, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कंडक्शन से द्वारा कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो याद रखिए 1/A इंटू 1/A इंटू एस टोटल ये एनर्जी ट्रांसफर करता है कंडक्शन की। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप इसे लिखिए। अब देखिए बड़े ध्यान से, 1/A इंटू एस टोटल। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ए, मैं फिर से कहूंगा, आप लोगों ने यही सेम फॉर्मूला कहीं पर अगर देखा होगा किसी बुक में तो ऐसा भी दे सकते हो आप इस फॉर्मूले को, बट याद रखना वहां पे बड़े स्ट्रिक्टली एक वो लोग लेस देन 1 निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। मैं शुरुआत से ए को ग्रेटर देन 1 लेके चल रहा हूं, ठीक है, इतना पॉइंट। तो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इस फॉर्मूले में क्या है, मेरे इस फॉर्मूले में ए ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट से चल रहा हूं। अब जिसने पहले से कंसेप्ट की गड़बड़ी निकाल रखी है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई उसके लिए। आप मुझसे पूछो, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ए ग्रेटर देन 1 कहां बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको। आप मुझसे बात करिए, आप लॉजिकल बात करिए। ये मत देखिए कि जो टीचर आपको बता रहा है उसकी उम्र क्या है, वो कितना गंभीर तरीके से आपको पढ़ाता है, उसकी मूछें या वो कितनी बड़ा चश्मा लगाता है। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो फिर नहीं। आप मुझसे बात करिए, तर्क वितर्क करिए, मैं ज़रूर इस बात को आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो कंडक्शन द्वारा एनर्जी देते हैं वो 1/A इंटू एस टोटल होता है, बट मेरे यहाँ फॉर्मूले में ग्रेटर देन 1 है ए। अब मान लीजिए आपसे पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है, एक पेपर का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, मेरे सामने रखा हुआ है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएल में पूछा है। उन्होंने पूछा कि किसी ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.75 है और वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर का जो टोटल एस है वो 10 kVA है, तो कितनी एनर्जी कंडक्शन मेथड द्वारा जाएगी। अब बात समझना बड़े ही ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला, मेरा 1/A फॉर्मूला होता है जहां A ग्रेटर देन 1 है, बट इसने A लेस देन 1 दे रखा, तो अब फॉर्मूला A इंटू एस टोटल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस इतना अंतर आपने समझना है। तो क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 10,
7.5 kVA कंडक्शन द्वारा जाएगी। याद रखिए, फ्लक्स द्वारा नहीं, क्योंकि ये आपस में जुड़ चुके हैं, तो कंडक्शन द्वारा, चालकता द्वारा मतलब करंट आपस में बहना शुरू कर देगा दोनों वाइंडिंग द्वारा। तो कंडक्शन द्वारा एनर्जी ज्यादा फ्लो करती है इंडक्शन के कंपैरिजन में। ये बात आपको यहां से लेके जानी है। वो पूछ सकता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्शन द्वारा एनर्जी ज्यादा फ्लो करती है इंडक्शन द्वारा, तो आपको क्या बताना है, कंडक्शन द्वारा एनर्जी ज्यादा फ्लो करती है। तो लिखिए इस चीज को। चलिए, अब अगर आपसे ऑब्वियसली कंडक्शन पता चली जाए तो एस टोटल में से एस इंडक्शन कंडक्शन माइनस कर दोगे तो आपको एस इंडक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एस इंडक्शन के लिए कोई पूछे फॉर्मूला तो अलग से लगाने की खास जरूरत है नहीं, आप कंडक्शन और टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ इंडक्शन ही निकल के आएगा। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यहां पर मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए, तो आगे चलते हैं टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे। देखिए स्टूडेंट, टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब 3 वाइंडिंग लगेगी, नाम से ही पता चल रहा है बड़े भारी। यहां तो ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल गया भाई टर्शियरी वाइंडिंग का। अब देखिए, ये आपका वोल्टेज है, हाई वोल्टेज साइड है, मतलब यहाँ हाई वोल्टेज लगेगा। यहाँ जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। अब यहाँ जो आपको वाइंडिंग होगी, याद रखिएगा, उस पर जो वोल्टेज मिलेगा वो होगी टर्शियरी वोल्टेज होगा। वो कैसा वोल्टेज होगा, टर्शियरी वोल्टेज होगा, टर्शियरी वोल्टेज होगा, तीसरे प्रकार का वोल्टेज होगा। याद रखिए, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है, V1/V2/V3। जाहिर सी बात है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई, ये सेकेंडरी हुई और ये टर्शियरी वाइंडिंग हुई। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 765 kV /400 kV /220 kV। ये यूज भी हो रही है, ये यूज हो रही है बकायदा। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें 765 kV दिया गया है। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है टर्शियरी टाइप जिसमें 765 kV लिया गया है, 400 kV सेकेंडरी वोल्टेज लिए गए हैं और 200 kV 220 kV आपका टर्शियरी वोल्टेज लिए गए हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आपका 220 kV टर्शियरी पॉइंट लिए गए हैं, तीसरी वाइंडिंग से मतलब वोल्टेज लिए गए हैं। अब आप यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले पेपर में सवाल आता है कि टर्शियरी वाइंडिंग का यूज ही क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, अगर मान लीजिए आपको 220 kV चाहिए होते नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में, तो 765 kV से हम ट्रांसफार्मर लगाते, फिर हमें क्या मिल जाता, 400 kV मिल जाता, फिर 400 kV से हम एक ट्रांसफार्मर लगाते और फिर हमें क्या मिलता, 220 kV। 220 kV तब मिलता जाके। मतलब कहने का कि 220 kV के लिए हमने एक ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगा दिया कहीं ना कहीं। अब यहां क्या ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां हमें एक ही ट्रांसफार्मर में 765 kV दिया और सीधा का सीधा 220 kV हम लोगों ने ले लिया। ये जो 220 kV होती है, ये जरूरत पड़ती है किसको, ग्रामीण क्षेत्रों को जरूरत पड़ती है, ग्रामीण इलाकों में जरूरत पड़ती है 220 kV की, याद रखिए। फिर दूसरी चीज जरूरत पड़ती है हमें ऐसे वोल्टेज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लो कि लखनऊ में पावर प्लांट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, लखनऊ में पावर प्लांट है। लखनऊ से हमारी आगरा की तरफ लाइट आ गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गई। बट अगर आपको लखनऊ के ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लेके जानी है इलेक्ट्रिसिटी, और लखनऊ में ही इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है, भाई यहां से तो चलो लखनऊ से आगरा निकल गई, बट भाई लखनऊ के लोग भी तो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, तो वो कहां से लेंगे, 220 kV, मतलब टर्शियरी वाइंडिंग से ही जो निकल के आ रही है उसी में हम लोग एक ट्रांसफार्मर आगे लगा देंगे, जिसको फिर से हम 110 kV कर देंगे, फिर हम एक और ट्रांसफार्मर लगा देंगे जिसको 66 kV कर देंगे, फिर एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे जिसको 33 kV कर देंगे, और 33 kV से 11 kV, 11 से 440 kV निकल आएगी। तो ये लाइन तो यहीं की यहीं रह गई लखनऊ में। हमने यहाँ किया क्या, अचीव क्या किया, क्या भला किया, हमने यहाँ पर इतने के लिए एक ट्रांसफार्मर बचा लिया, और एक ट्रांसफार्मर बचाने का मतलब हुआ कि हमने बहुत कुछ बचा लिया कॉस्ट के मामले में। तो इस चीज का यूज यहां रहता है। सबसे पहली चीज मतलब टर्शियरी वाइंडिंग का यूज
आसपास की लोकेशन में, आसपास की ग्रामीण लोकेशन में, या आसपास की जो है ये जो लाइटनिंग होती है, स्ट्रीट लाइटनिंग वगैरह, उनमें, ठीक है, उनमें यूज होता है। तो इस तरीके से, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब आपको इस तरीके से ट्रांसफार्मर तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, एक और टर्शरी बना दो। मान लो आप यहाँ 110 क्यों लगा रहे हो, 220 110 kV स्लैश 66 kV का एक बना लो, ये भी एक टर्शरी ट्रांसफार्मर हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर बचा गए। और जब आप ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर बचाते जाओगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग टर्शरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसको बचाते हैं। एक और सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, टर्शरी वाइंडिंग का कनेक्शन क्या होना चाहिए। याद रखिए, देखिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए का मतलब ऐसा है कि तुम भाई 10 घंटे पढ़ने चाहिए पर नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे ही प्रेफर जो होती है, मतलब हम प्राथमिकता देते हैं, टर्शरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होनी चाहिए। इट शुड बी कनेक्टेड इन डेल्टा। पेपर में पूछता है कि किस तरीके के कनेक्शन में टर्शरी वाइंडिंग कनेक्ट होनी चाहिए, और तो किस में कनेक्ट होनी चाहिए, डेल्टा में। क्यों? डेल्टा में कनेक्ट होने से जब यहां से यहां हार्मोनिक्स ट्रांसफर होते हैं, देखिए क्रैश कोर्स है, अगर फुल कोर्स होता मैं जरूर एक एक चीज डिटेल में बताता हूं कि हार्मोनिक क्या होता है, कैसे होता है। जब हार्मोनिक यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी होते हैं हार्मोनिक्स ट्रांसफर, तो जाहिर सी बात है जब यहां सेकेंडरी में आ गए हार्मोनिक्स, तो अब चांसेस बनेंगे कि वो आगे जाएं ट्रांसमिशन लाइन में। अब जब ट्रांसमिशन लाइन में हार्मोनिक जाएंगे तो ट्रांसफार्मर से फिर से यहां से यहां चले जाएंगे, यहां से यहां चले जाएंगे, और एक दिन आपके घर में आ जाएंगे, घर में आपके चार्जर में आ जाएंगे, फोन में आ जाएंगे, फोन आपका गर्म ज्यादा होगा और वो फूक जाएगा, बल्ब आपका गर्म ज्यादा होगा, फूक जाएगा। मतलब कहने का अंत में कहीं ना कहीं लोड पर आएंगी ये हार्मोनिक्स। ट्रेवल करते करते ये हार्मोनिक्स अंत में आपके घर तक आपके लोड पर आएंगी। फूक जाएगा आपका क्या, बल्ब, फूक जाएगा आपका चार्जर। क्यों? क्योंकि वो ओवरहीट होने लगेगा, जल्दी फूक जाएगा। फिर क्या करना है, डेल्टा क्या करता है, यहां से यहां जो हार्मोनिक्स आते हैं उनको इसी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और आगे नहीं जाने देता ट्रांसमिशन लाइन में। तो डेल्टा क्या करता है, डेल्टा वाइंडिंग स्टॉप्स या अवॉइड द फ्लो ऑफ हार्मोनिक इन ट्रांसमिशन लाइन। तो डेल्टा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है कि डेल्टा कनेक्शन प्राइमरी से सेकेंडरी तक रोक लेता है, किसको, सर्कुलेटिंग करंट को आगे जाने से ट्रांसमिशन लाइन में या लोड में जाने से रोक देता है। तो डेल्टा कनेक्शन में होना चाहिए, याद रखिए, होना चाहिए कह रहा हूं। अब आप कितना इस चीज को, ये पेपर में पूछते हैं प्रेफर क्या होना चाहिए कनेक्शन, तो ये आप उतारिए यहां पे, फिर बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के जो ये टॉपिक्स थे काफी डिटेलिंग वाले टॉपिक्स थे। इतने मैंने आपको ये दोनों टॉपिक्स ऐसे कवर करा दिए कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। ज़्यादा वीडियो लंबा, बच्चे मुझसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर हम वीडियो क्या कहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम देख भी लेते हैं, और मैं कोई कंसेप्ट मिस नहीं करना चाहता, तो अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए स्कॉट कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन और स्टार डेल्टा किस तरीके से, या डेल्टा स्टार या स्टार स्टार या स्टार डेल्टा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे काम करता है, कितना इनका फेस डिफरेंस होता है, ज़रूर देखिएगा वो वीडियो भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।